फिर से आप सबका स्वागत है हम सबके चैनल सॉफ्ट स्किल मेंटर में। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों, ये बैंकिंग या टैली या बिजनेस या अकाउंटिंग सीरीज का सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि IMPS क्या होता है, मनी ट्रांसफ़र के बारे में हमने पढ़ा था कि IMPS क्या होता है, RTGS क्या होता है, NEFT क्या होता है, इन सब के बारे में। उसी से रिलेटेड ये मेरा सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग ये सीखेंगे, ये जानेंगे कि IFSC, MICR और स्विफ्ट ये तीनों कोड होते क्या हैं। बिजनेस में, बैंकिंग में, टैली में, अकाउंटिंग में इन सब की बहुत ज़रूरत होती है। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, कहीं जॉब कर रहे हो या किसी भी लेन देन में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देश विदेश में लेन देन करने में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं करते, इन सब के बारे में जानते हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने मेरे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसमें बैंकिंग टैली सीरीज़ में फर्स्ट वीडियो है उसको आप काइंडली एक बार देख लें ताकि ये वीडियो भी ज़्यादा आपको समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि IFSC क्या है। देखिए, IFSC का पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड ये बिजनेस में या बैंकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में डिटेल्स आपके स्क्रीन पे है। देखिए, IFSC को हिंदी में भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड के नाम से जानते हैं और यह 11 लेटर का, 11 अक्षर का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड का मतलब कि इसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों होते हैं और इसका उपयोग इंडिया में जितने भी बैंक है और उनके जितने भी ब्रांचेज है उसको पहचानने में किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको हर एक ब्रांच के लिए एक स्पेशल, एक यूनिक IFSC जनरेट किया या इशू किया है और इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हम NEFT, RTGS या किसी भी मनी ट्रांसफ़र में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे लोग IFSC कोड कहते हैं। ये सुनने में कुछ अजीब भी लग रहा है। ऐसे आमतौर पे सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं। इवन बैंकर्स तक इसी लैंग्वेज में। मैंने पिछली बार मैं बैंक में गया तो चूँकि अभी क्या है कि सारे बैंकों को मर्ज किया गया है, बहुत सारे बैंक को मर्ज करके और सिस्टम धीरे धीरे सारी चीज़ चेंज किए जा रहे हैं। तो मर्ज करने में पुराने जो बैंक थे जिसको किसी दूसरे बैंक में मर्ज किया गया है तो उन सबका एक नया IFSC कोड जनरेट हुआ है। देखिए, इनफैक्ट मैं भी वहीं बोल रहा हूँ IFSC कोड, बट ये IFSC कोड नहीं होता है, ये IFS होता है। IFS कोड कह सकते हैं या IFSC कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो C होता है, C खुद एक इसका नाम ही होता है कोड। जैसे आपने पिछले वीडियो में, पिछले स्लाइड में आपने देखा था IFSC यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अब आप देखिए, आप पढ़ेंगे IFSC कोड तो ये थोड़ा सा अजीब है, अटपटा है, सुनने में लग रहा है। तो आप भी फ्यूचर में कभी भी भूल के भी IFSC कोड ना बोले, IFSC बोले, IFS कोड बोले या फिर पूरा नाम ले, तो IFSC कोड कहना गलत होता है। देखिए, IFSC में होता क्या है कि ये कुल मिलाकर ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 11 डिजिट के, ये या कह सकते हैं कि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं। इसमें जो शुरू के 4 लेटर्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट होते हैं और ये बैंक के नेम को दर्शाते हैं। जैसे देखिए, जस्ट यहाँ पे आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि HDFC बैंक का एक ये सिंपल एक चेक है, बस समझाने के लिए इसका यूज़ किया गया। इसमें सबसे टॉप पे आप यहाँ जैसे देख सकते हैं IFSC यानी IFS कोड है और इसमें शुरू के जो 4 लेटर हैं HDFC, तो ये 4 लेटर शुरू के क्या होते हैं, ये तो बैंक को दर्शाते हैं कि बैंक आपका जो है उसका नेम होता है। जैसे अगर SBI का कोई ब्रांच है तो उसके शुरू के 4 लेटर SBIN करके होता है। वैसे हर बैंक के अपने अपने कोड होते हैं, तो शुरू के 4 लेटर ये जो हैं वो बैंक के नेम को दर्शाते हैं। जो 5वां लेटर होता है ये हमेशा 0 होता है और ये रिजर्व लेटर होता है या रिजर्व डिजिट होता है, इसका भी कोई यूज़ नहीं होता है। बाकी के जो और लेटर्स होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, 5वां लेटर हमेशा 0 होता है। लास्ट के जो 6 अंक होते हैं वो उस ब्रांच के कोड को दर्शाते हैं। ब्रांच जहाँ लोकेट है, जिस शहर में या जिस ज़िले में जहाँ भी है, तो ब्रांच के कोड को दर्शाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जब भी आप RTGS, NEFT या बैंकिंग में फंड ट्रांसफ़र करें, मनी ट्रांसफ़र करें, तो IFS कोड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसके 11 जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होते हैं उसके शुरू के 4 जो लेटर होते हैं वो बैंक को दर्शाते हैं। 5वां लेटर ऑलवेज 0 होता है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि 5वें लेटर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 है या O है, तो हमेशा 0 ही होता है और बाकी के जो 6 लेटर होते हैं वो उस ब्रांच के कोड को दर्शाते हैं कि आपका ब्रांच कहाँ लोकेट है। और इसका यूज़ NEFT, RTGS या IMPS में किया जाता है। तो उम्मीद है कि IFS कोड आपको समझ में आया होगा। देखिए, दूसरा कोड हमारा है जिसका नाम है MICR, जिसको शॉर्ट में लोग माइकर भी बोलते हैं, माइकर कोड। इसमें क्या होता है, माइकर कोड में क्या होता है,
तो माइकर कोड भी इसको कह सकते हैं, या इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये होता क्या है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि ये कोड कौन सा कोड है। देखिए ये 9 डिजिट का कोड होता है जो पार्टिकुलर बैंक ब्रांच के लिए और उसको पहचानने में हमारी मदद करता है। और इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जिसको ECS बोलते हैं। अब ये ECS क्या है, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो इसी सीरीज़ में मैं आपको बता दूंगा कि ECS कहते किसको, ये क्या होता है। बस इतना समझ लें कि चेक क्लियरिंग करने में, जैसे मैंने आपको अगर चेक दिया अपने बैंक का, चूँकि मुझे तो चेक मेरा बैंक प्रोवाइड करेगी, तो मैं अगर आपके नेम से एक चेक देता हूँ तो आप उसको अपने बैंक में ले जाकर देते हैं और फिर वो बैंक मेरे बैंक से पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है, या एक तरह से डेबिट या क्रेडिट कर सकते हैं उसको। तो ECS के बारे में कंप्लीट एक वीडियो आपको बताऊंगा आगे, ताकि ये ECS समझ में आ जाए। तो ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग चेक में ECS जिसको हम कर सकते हैं, इसमें माइकर कोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और माइकर कोड पता कैसे चलेगा, तो अगर आप पासबुक आपके पास है आपके बैंक का, तो उसमें माइकर कोड लिखा होता है, या चेक लीफ जो चेक बुक होता है ना, उसमें जो पर्टिकुलर चेक होता है उस चेक पे भी ये लिखा होता है। और इसका यूज हम एक बारकोड की तरह करते हैं, जो बहुत ही सिक्योरेट हमारे ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है। RBI ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जितने भी भारत के ब्रांचेज हैं, बैंक के जितने भी ब्रांचेज, सबके लिए एक यूनिक माइकर कोड जनरेट करके दिया है, ताकि उस बैंक के ब्रांच की आसानी से पहचान हो सके और चेक क्लियरिंग में बहुत ही तेज़ी से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए माइकर कोड के जो शुरू के 3 अंक होते हैं, जैसे आपके स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा होगा, ये माइकर कोड जो शुरू के 3 अंक होते हैं, ये आपके शहर के पिन कोड ही आप एक तरह से कह सकते हैं कि होते हैं। जैसे मानकर चले कि गोपालगंज शहर है और इसका पिन कोड है 841428, तो देखिए 841 शुरू के 3 डिजिट आपके पिन कोड ये 841, बाकी के जो 3 डिजिट होते हैं 240, इसके बारे में आपने यहाँ पे देखा, ये बैंक को दर्शाते हैं कि आपका बैंक का कोड क्या है। तो शुरू के 3 डिजिट आपके शहर के कोड होते हैं, बाकी के जो उसके बाद के जो 3 डिजिट होते हैं वो बैंक के कोड होते हैं, और आखिरी जो 3 डिजिट होते हैं वो आपके ब्रांच के कोड होते हैं। तो इस तरीके से जैसे 841 ये शहर के कोड हो गए, 240 बैंक और 120 ब्रांच कोड हो गए। तो अक्सर इसका यूज़ चेक क्लियरिंग में सबसे ज़्यादा किया जाता है, चेक को रिकॉग्नाइज करने में, चेक को पहचानने में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। और एक तीसरा हमारा आ जाए जिसका नाम है स्विफ्ट कोड। देखिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हमें भारत में ही एक बैंक से दूसरे बैंक में कोई भी मनी ट्रांसफ़र करना होता है, कोई पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजना होता है, तो उसके लिए हम लोग IFS कोड का यूज़ करते हैं। जबकि अगर विदेशों से हमें पैसा मंगाना हो या विदेश में किसी अकाउंट में पैसा भेजना हो, तो उसके लिए स्विफ्ट कोड बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, या यूँ कहें कि इसके बिना हम पैसा इजीली ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। स्विफ्ट कोड को BIC कोड या ISO 9362 के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों देखिए बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम्स में, परीक्षाओं में स्विफ्ट कोड की जगह पे BIC कोड या ISO 9362 नाम से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होता। आप इसको स्विफ्ट कोड भी कर सकते हैं और BIC कोड भी कर सकते हैं, या ISO 9362 कोड भी कर सकते हैं। यह कोड 8 से लेकर 11 डिजिट का होता है, जिसमें बैंक का नाम, बैंक किस देश में है उसकी जानकारी, बैंक का लोकेशन क्या है, उसकी ब्रांच कहाँ, ये सारे वहाँ पे डिटेल्स आपको मिल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल सपोज करें कि एक स्विफ्ट कोड है, और देखिए जितने ही ब्रांचेज है, चाहे वो भारत में हो या विदेश में हो, सबका अपना एक स्विफ्ट कोड होता है। तो देखिए एक जैसे स्विफ्ट कोड आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, SBIN INBB 455, ये स्विफ्ट कोड है, एक एग्जांपल है। तो इसमें देखिए शुरू के जो 4 डिजिट है SBIN या बैंक के कोड हो गए, तो ये SBI को इंडिकेट करता है। जो बाकी 2 लेटर्स हैं IN, ये कंट्री कोड हो गया, यानी ये IN फॉर इंडिया के लिए हो गया। उसके बाद 2 लेटर्स जो हैं वो लोकेशन होते हैं आपके ब्रांच के, और जो 555 है यानी जो आखिरी 3 डिजिट है वो ब्रांच का कोड होता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो स्विफ्ट कोड होता है एक ऐसा कोड है जिसका यूज़ करके हम विदेशों से पैसा ईजिली अपने अकाउंट में मंगा भी सकते हैं, और हम चाहें तो विदेश में किसी अकाउंट में पैसा भेज भी सकते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको वीडियो बेहतर लगी होगी। आने वाले बैंकिंग सीरीज़ में मेरी कोशिश ये रहेगी कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस डाले जो बिजनेसमैन, स्टूडेंट, आप टैली पढ़ रहे हो या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, हर जगह कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको वीडियो बेहतर लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में बहुत सारे अच्छी जानकारियाँ आपके पास जाने वाली हैं। नोटिफिकेशन ऑन कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप इजीली, और मुझे भी थोड़ा सा एक
मोटिवेट आप कर सके, ताकि आप जैसे लाइक शेयर और कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं मेरे वीडियोज अच्छे होते हैं, मैं और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।